हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का सबसे आसान तरीका। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अर्थात मल का हार्ड हो जाना, या हमें एक बार में पेट का ना साफ होना, या हमें दिन में कई बार लैट्रिन यानी मल का त्याग होना, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारे शरीर में दो सबसे बड़े कॉमन बीमारियां होती हैं, जिसे हम पाइल्स और फिशर कहते हैं। क्योंकि पाइल्स और फिशर का अगर हम इसकी इटियोलॉजी देखें, इसका कॉज देखें कि किसकी वजह से ये हुआ, तो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आता है मल का हार्ड हो जाना या लगातार हमें कॉन्स्टिपेशन होना। तो विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स आज हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा स्टूल यानी मल जो है अगर हार्ड होता है या हमें कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है, तो हमारे शरीर में जो पाइल्स है और जो फिशर है, पाइल्स मतलब इंटरनल पाइल्स डेंटेट लाइन के अंदर और एक्सटर्नल पाइल्स मतलब डेंटेट लाइन के नीचे। फिशर का मतलब होता है कि हमारे मलद्वार में एक जो डेंटेट लाइन के नीचे और एनल वर्स के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है, जिसको हम फिशर कहते हैं। पाइल्स में हमें एक समस्या होती है, केवल ब्लीडिंग होती है। पाइल्स में इंटरनल पाइल्स में वो भी हैवी ब्लीडिंग होती है, लेकिन जब फिशर हो जाता है तो हमें जलन, दर्द और खुजली और थोड़ा बहुत ब्लड आता है। तो हमें पाइल्स और फिशर ना बने, इसके लिए हम कौन सा ऐसा खाना खाएं, हमारा रहन सहन कैसे हो, और हमारा जो मानसिक तनाव या जो हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसको कैसे हम कम करें, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है यानी जो हार्ड स्टूल हो रहा है उसको हम पूर्ण रूप से ठीक कर सकें। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स हम पहले समझेंगे कि हमारा स्टूल बनता कैसे है। जैसे अगर यहाँ पे देखें, मान लेते हैं कि ये मैं हूँ और मैंने कोई भी फूड पार्टिकल खाया, तो जाहिर सी बात है माउथ से इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक से छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आफ्टर डाइजेशन जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बड़ी आंत में आके स्टोर हो जाता है। जब बड़ी आंत में मल हमारा आके बनना शुरू होता है तो पहले वो बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो रेक्टम की तरफ जाता है, वो बिल्कुल स्टूल हमारा हार्ड होता जाता है। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा एक सफिशिएंट अमाउंट में है, यानी हमारा शरीर अगर हाइड्रेटेड है, तो हमारा स्टूल जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है, जैसे हम कहीं गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से ज़्यादा पसीना निकल जाए, या हमें डिहाइड्रेशन किसी कारण जैसे लूज मोशन हो जाए या वोमिटिंग हो जाए, या मान लेते हैं हमने दिन में पानी कम पिया, उसकी वजह से जब पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है तो हमारा शरीर बड़ी आंत से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि बड़ी आंत का सबसे जो मेन काम होता है, जो पानी है, जो मिनरल्स है, उसको रीअब्जॉर्ब कराना, और यहाँ पे कुछ जो विटामिन होते हैं उसका कुछ फॉर्मेशन कराना। ठीक है, तो बड़ी आंत में जब ये मल पहुँचता है तो हमारा अगर स्टूल सॉफ्ट है तो हमें पाइल्स फिशर नहीं होगा, अगर मल हार्ड है तो पाइल्स फिशर हो जाएगा। तो बड़ी आंत का ये हिस्सा हमने उसको बाहर जब निकाल लिया तो बिल्कुल इस तरह दिखता है। ये क्या है? ये सिग्मॉइड कोलन है, और ये जो है रेक्टम है, और ये एनल कैनाल है। सिग्मॉइड कोलन से जब रेक्टम में मल स्टोर होता है तो ये देखिए, ये जो एनल कैनाल होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है। जो 4 सेंटीमीटर एनल कैनाल होती है उसमें लगभग 2 सेंटीमीटर पर एक डेंटेट लाइन होती है, जिसके ऊपर इंटरनल हेमोरॉइड बनता है और जिसके नीचे एक्सटर्नल हेमोरॉइड बनता है। और इसी एनल कैनाल के सबसे लास्ट पार्ट में अगर कट लग जाता है तो हम उसे फिशर कहते हैं। तो अगर गुदा मार्ग पर, जो ये गुदा मार्ग है, यानी हम केवल एनल कैनाल की बात कर रहे हैं, अगर गुदा मार्ग पर दबाव या चोट लगेगी तो हमें पाइल्स बन जाएगा या हमें फिशर हो जाएगा। अगर चोट नहीं लगेगी या दबाव नहीं पड़ेगा इस पे, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ज़्यादा डायलेट नहीं होगी, अर्थात हमें पाइल्स नहीं बनेगा। और जो अगर हार्ड स्टूल की वजह से, चूंकि जब मल यहाँ से बाहर की तरफ आएगा, अगर यहाँ पे हार्ड स्टूल होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से या प्रेशर की वजह से यहाँ पे हमें चोट लग जाएगी, जिसे हम फिशर कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मल को हार्ड करते हैं, यानी हमें कॉन्स्टिपेशन में बनने में हेल्प करते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मल को सॉफ्ट या वेट या गीला करने में सहायक होते हैं।
तो हमारा मेन टारगेट यही रहेगा कि हमारा मल बिल्कुल सॉफ्ट रहे, ताकि हमारे जो गुदामार्ग है यानी एनल कैनाल है उस पर प्रेशर ना पड़े, उस पर फ्रिक्शन ना हो, तो हमें पाइल्स और फिशर जैसी समस्या ना डेवलप हो, हमें दर्द या हमें ब्लीडिंग की समस्या ना आए। तो सबसे पहले हम लोग वो चीज़ डिस्कस करेंगे जिससे हमारा मल बिल्कुल सॉफ्ट रहे और हमें कोई बीमारी ना उत्पन्न हो। तो खाने में क्या करना है, सबसे पहले आपको खूब सारा फल खाना है। फलों में दो फल मत खाइएगा, अमरूद और पपीता। अमरूद और पपीता को छोड़कर आप कोई भी फल खाइए, जैसे सेब है, संतरा है, अंगूर है, या जो भी जिस सीजन में जो फल अवेलेबल है उस सीजन में खाइए। जैसे रीजन वाइज अगर देखें, जैसे मान लें हम यूपी में हैं तो यूपी में उस समय हो सकता है कोई और फल आ रहा हो, राजस्थान में हो सकता है कोई और फल आ रहा हो, तो जो जिस रीजन में है जो उस समय फल अवेलेबल हो वो सारे फल खाएं, बस अमरूद पपीता ना खाएं। अक्सर हमारे समाज में एक धारणा है कि अमरूद पपीता खाने से हमारा पेट साफ हो जाता है। हाँ, पेट तो साफ होता है, लेकिन आपने जब देखा होगा जब आप अमरूद और पपीता में भी ज़्यादा रॉ फॉर्म में, ज़्यादा कच्चा अगर पपीता होगा, बहुत ज़्यादा पका नहीं होगा, तो आप देखते हैं कि जिस दिन हम अमरूद खाते हैं उस दिन हमारे मल की मात्रा बढ़ जाती है। और मल की मात्रा के साथ साथ जो अमरूद के दाने होते हैं, जब वो हमारी बड़ी आंत से बाहर की तरफ आएगा तो हमारी बड़ी आंत के जो लास्ट पार्ट है यानी एनल कैनाल में वो चोट मार देते हैं, तो हमें फिशर की समस्या बढ़ जाती है। जिन लोगों को पाइल्स या फिशर की समस्या नहीं है, अर्थात मलद्वार या गुदा मार्ग पे कोई बीमारी नहीं है, वो लोग अमरूद पपीता खाएं, जिनको केवल कॉन्स्टिपेशन सही करना है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपको पाइल्स या फिशर की समस्या है तो प्लीज अमरूद और पपीता को थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, बाकी और सारे फल खूब खाइए, ठीक है। फलों के बाद हम सलाद की सलाह देते हैं। सलाद आप जितना चाहें खूब खाइए। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो खीरा, ककड़ी, तरबूज या और जो भी गाजर, ये सारे सलाद को आप जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतना आपका पेट भी साफ रहेगा और गुदा मार्ग पर कोई भी दबाव या चोट नहीं लगेगी, तो आपको पाइल्स और फिशर की जो रोग है वो ठीक हो जाएंगे। इनकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही थी, जो दर्द हो रहा था, जो जलन हो रहा था, जो खुजली हो रही थी, उसमें आपको आराम मिलेगा। जूस खूब पीजिए, लेकिन जूस कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। जैसे ग्रीन वेजिटेबल का जूस या फ्रूट्स का जूस, वो भी ऐसा जूस होना चाहिए जो नेचुरल, बंद पैकेट का जूस नहीं पीना है, आपको हेल्दी नेचुरल जूस पीना है। इन तीनों को खाने से, फल, सलाद और जूस खाने से आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन, जैसे आपका विटामिन है, आपके मिनरल्स हैं, आपके जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में बॉडी में जाएगा और आपका जो हेल्थ है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। आप ये ना डरिए कि हम चावल दाल खाएंगे तभी हमारा शरीर बनेगा, ऐसा नहीं है। फल, सलाद, जूस खाने से भी पीपल्स हेल्दी हो जाते हैं। पानी की मात्रा हमने जैसे अब पहले बताया, अगर आप जैसे गर्मी के मौसम में है तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीजिए और दिन में 1-2 बार पेशाब होना आवश्यक है। अगर पानी आप नहीं पिएंगे, सबसे पहले तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी। जब पानी की कमी होगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बड़ी आंत से मैक्सिमम वाटर बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेगी और आपका मल सूख जाएगा। अगर मल हार्ड हो जाएगा तो आपको तकलीफ बढ़ेगी। तो रेगुलर बेसिस पे पानी पीते रहिए। लेकिन जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम है, जिन लोगों को किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या अगर किस डॉक्टर ने पानी की मात्रा को पीने के लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है, यानी उन्होंने बोल रखा है कि भाई इस बीमारी में पानी ना पिए, तो प्लीज़ अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर सजेशन आप पानी उतना ही पीजिएगा अगर किसी डॉक्टर ने आपको किसी बीमारी के प्रति पानी को ज़्यादा पीने से मना किया है। अदरवाइज आप नेचुरल तौर पे 4 से 5 लीटर पानी गर्मियों में पी सकते हैं और ठंडक में 3.5 लीटर से 4 लीटर पानी पी सकते हैं। इससे क्या होता है, दिन भर में 1-2 बार पेशाब हो जाती है, इसका मतलब हमारा बॉडी वो हाइड्रेटेड है। व्यायाम करना चाहिए। हमें खाना खाने के बाद कम से कम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। इससे हमारे जो बॉडी का मूवमेंट होता है, जो आंतों का पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, जो आंतें दिन भर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में रहती हैं, वो मेंटेन रहती हैं। और ज़्यादा आराम करने से या ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने से, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीने से हमारे जो एनल कैनाल है उसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं वो कम हेल्दी होते हैं, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होती है, जिससे हमें थोड़ा सा भी हमने स्ट्रेनिंग कर दिया या थोड़ा सा हमने कांक दिया लैट्रिन करते समय, तो हमारे
फिशर की समस्या बढ़ जाएगी, या वहाँ की जो मस्कुलर लेयर है वो वीक पड़ जाएगी, तो हमें पाइल्स की समस्या बढ़ जाएगी। तो एक रेगुलर बेसिस पे आप व्यायाम, प्राणायाम ये सब करते रहिए। अगर कई बार होता है कि भाई हमें कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, तो हमने देखा है मुनक्का, जो हम अगर 8-10 दाने उसको भिगो के रात में, चाहे वो दूध या पानी के साथ भिगो के रात में लेते हैं, तब भी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। ये तो होता है आपको खाने का तरीका। अगर ऐसा खाना खाएंगे तो आपका मल बिल्कुल सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो आपके गुदामार पे ना दबाव पड़ेगा, ना चोट लगेगी, तो आपको पाइल्स या फिशर नहीं होगा। जब पाइल्स और फिशर नहीं होगा तो ना ब्लीडिंग होगी, ना जलन होगा, ना दर्द होगा, ना खुजली होगी। अब कुछ ऐसे फैक्टर मैं आपको बताऊंगा जिनको नहीं करना है आपको। जैसे इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हमारा कॉन्स्टिपेशन यानी जो हमारा स्टूल है वो हार्ड हो जाता है। जैसे मीट, मछली और अंडा यानी जो नॉनवेज होते हैं उनको खाने से, और इवन पनीर को खाने से हमने देखा है कि हमारा स्टूल जो होता है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। और पेशेंट को अगर उसको पाइल्स या फिशर की समस्या पहले से थी तो उसका ये बीमारी जो होती है वो फिर से रीअकरेंस हो जाता है, उसको दोबारा हो जाती है। तो कोशिश करिए मीट, मछली, अंडा, पनीर ना खाइए, क्योंकि ये प्योर प्रोटीन्स होते हैं। जब हम प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो हमारे कॉन्स्टिपेशन अमूमन हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर भी जो आते हैं वो भी प्रोटीन से बनी है। जब ज़्यादा प्रोटीन हमारे शरीर में पहुँचता है तो आंतें जो होती है, जो बड़ी आंत है, वो उसका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है। वो बॉडी से प्रोटीन तब तक नहीं निकलने देता जब तक वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हम पहले एब्जॉर्व कर लें। तो इसीलिए मीट, मछली, पनीर, अंडा खाने से आदमी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। मल की मात्रा अधिक ना हो, कोई भी ऐसा ज़्यादा खाना ना खाइए। अगर आपको पाइल्स, फिशर है तो आपको मल की मात्रा अधिक ना बने। अगर मल की मात्रा अधिक हमारे बड़ी आंत से नीचे की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मल जाने से ज़्यादा देर तक यहाँ पे ठोकर लगेगी, ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पाइल्स और फिशर की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग अमरूद और पपीता कोशिश करते हैं, मना करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप अमरूद ज़्यादा खा लेंगे, मान लेते हैं आप एग्जाम्पल एक दिन आधा किलो अमरूद खाते हैं, तो जब अगली दिन आप मोशन के लिए जाते हैं तो देखिए आपका पेट तो सही हो जाता, खाली हो जाता है, लेकिन मल बहुत ज़्यादा आता है। तो ज़्यादा मल अगर मल द्वार से आएगा तो जाहिर सी बात है उस पर प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा और फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, तो आपको पाइल्स और फिशर की समस्या बढ़ जाएगी। पानी की मात्रा मैंने बता ही दिया। रेगुलर बेसिस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट में पानी पीते रहिए। स्ट्रेस या तनाव, जिन भी लोगों को स्ट्रेस या तनाव की समस्या होती है उनको मैंने देखा है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस या तनाव ना लें। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मान लेते हैं कि आपकी कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे लगातार एक जगह खड़े रहना पड़ता है या लगातार एक जगह बैठे रहना पड़ता है। जब आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, यानी आप ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं कराएंगे तो जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, आंतों का जो मूवमेंट होता है, तो बाउल मूवमेंट को वो डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। नीचे दिखाना, शेड्यूल चेंज, एक हेडिंग है ये, शेड्यूल चेंज। शेड्यूल चेंज का मतलब होता है, एग्जाम्पल में जैसे हम मान लेते हैं रात में 10 बजे रोज सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। जैसे ही मैं उठता हूँ मुझे लगता है कि एक बार में फ्रेश हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे मान लो हम शादी विवाह में गए हैं, या हमें नींद नहीं आ रही है, या हमने मूवी देख ली रात में ज़्यादा देर तक, तो शेड्यूल आपका चेंज हो गया। यानी आप 10 बजे सोने वाले थे तो आप 12 बजे सो रहे हैं, या 6 बजे सो उठने वाले थे तो आप सुबह 8-9 बजे सो के उठ रहे हैं, तो भी आप देखिएगा आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही बॉडी का रिद्म चेंज होगा, जैसे आपका दिन रात का शेड्यूल चेंज होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। ऐसे कई लोग हैं, जैसे मान लेते हैं आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं या किसी कारणवश ज़्यादा देर तक जग गए हैं, तब भी आपका शेड्यूल चेंज होने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, यानी हार्ड स्टूल आपका बढ़ जाएगा। बीमारी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं हमारे शरीर में जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। यार जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है महिलाओं में। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो डाइजेशन की पावर होती है वो कम हो जाती है। जो भी हम खाते हैं उसका सही से डाइजेशन ना होने के कारण हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। अगर आपको मान लेते हैं थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। जो भी वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करें
उसको रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए। जैसे बहुत जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, बहुत पुराने डायबिटिक पेशेंट होते हैं, क्रोनिक डायबिटीज जब हो जाती है तब भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, आप एक बार गूगल पे चेक कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वो मेरी बीमारी का कारण हो। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, जब भी किसी को क्रोनिक फिशर हो जाता है, जब किसी को क्रोनिक फिशर हो जाता है तो हमारे जो ये स्फिंक्टर्स होते हैं ये स्पाज्म में चले जाते हैं। जब यहाँ पे स्पाज्म होता है तो जो एनल कैनाल का जो डायमीटर है, आप अगर अंदर से देखें तो वो जो स्पेस होता है वो आपको कम मिलेगा। जब इसका स्पेस कम हो जाएगा तो अगर आपका स्टूल सॉफ्ट भी होगा तब भी वो यहाँ की इनर मोस्ट लेयर को मतलब रगड़ते हुए बाहर आएगा, वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, तो फिशर की समस्या और बढ़ जाती है। तो फिशर, क्रोनिक फिशर में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं जो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मुझे किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा दवा। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको हम खाते ही हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है। सबसे बहुत कॉमन एग्जांपल है आयरन। आयरन सप्लीमेंट अगर आप ले रहे होंगे, आप देखिए एक तो आपका लैट्रिन जो है वो ब्लैक कलर की आ रही होगी और दूसरा आपका कॉन्स्टिपेशन यानी आपका स्टूल जो है वो हार्ड आएगा। जैसे बीपी की दवाइयाँ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की दवाइयाँ खाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। जैसे कोई एंटी डिप्रेसेंट दवा खाने से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप जो दवा खा रहे हैं उसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ा हुआ है, उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको कहीं पाइल्स और फिशर की समस्या बढ़ तो नहीं रही है। थैंक यू।